Okay, good afternoon, students. Am I audible? Please reply. Yes. Tushar Kanojia, Aman Singh, Subham Rana. Yes, sir. My voice is clear. Yes, sir. Arya. Okay. So, how was your weekends? बरसात में कौन सा वीकेंड होगा सर? बरसात हो गई? बरसात में तो अच्छा है। घर पे रहना कौन सा वीकेंड होता है सर? At least you don't have to attend classes for that period of time. Have fun. सर उसमें भी हुई थी क्लासेस। Okay. कुछ बच्चों को और आने दो, then we will start. Okay, let's start. So today's topic is balancing of rotating masses. Okay. So what is balancing? What are rotating masses? And what is the need of balancing? Okay. First, we will discuss on these topics. What is the need for your balancing? Okay. बैलेंसिंग की नीड क्या है और बैलेंसिंग क्या है? यस, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? हम्म कोई कुछ बताना चाहेगा? यस, प्लीज गो सर अहेड. बैलेंसिंग में सेंटर ऑफ मास को हम देखते हैं। ओके. सेंटर पे आ रही थी। और कोई? गुड. यस, एनीवन एल्स? हम्म बताइए.
बैलेंसिंग से नहीं समझते कुछ भी। चलो बताते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो, छोटा सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं। वो देखा बैलेंस, ये वाला जो तराजू होती है, यहाँ यस पे सर। कुछ वो रखता है सामान और यहाँ पे वेट रखता है। मान लो आपको 1 किलो आलू खरीदने, तो देन ही विल पुट, सब्जी वाला आलू यहाँ रखेगा, छोटे छोटे आलू डालेगा इधर, एंड यहाँ पे रखेगा 1 किलो का वेट। सो ये एक्चुअली क्या कर रहा है वो, ही इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द आलूज टू दैट ऑफ 1 kg मास। ये तो कर रहा है, बैलेंस यस ही तो कर रहा है। मीन्स इक्वल टू, कि 1 किलो वजन जो हमारे पास है आयरन का, वो उसका जितना क्वांटिटी है वो कितनी आलू के बराबर है, दैट इज बैलेंसिंग। इससे सिंपल एग्जांपल तो नहीं दिया जा सकता मेरे से, कि कोई भी चीज को बराबर करना, दैट इज बैलेंस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रोटेटिंग मासेस। अगर मैं एक शाफ्ट लेता हूं और उसके ऊपर एक यहाँ पे एक धागे से एक बॉल बांधता हूँ इधर ऐसे करके, और एक इधर बांधता हूँ और एक इधर, एंड नाउ आई गिव सम ओमेगा टू दिस शाफ्ट, तो मुझे बताइए जो ये है, ये घूमने स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? ये जैसे जैसे शाफ्ट मूव करेगी रोटेशन में, दे विल आल्सो रोटेट। ठीक है, अगर मैं इनका साइड भी लूंगा तो मुझे ऐसे दिखेगा, ये एक पॉइंट है एंड यहाँ से एक ऐसे स्ट्रिंग, ये इधर एंड ये इधर, एंड दीज आर रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? और ये पीछे ये शाफ्ट है, ठीक है, ऐसे दिखेगा। ये मैं मान लेता हूँ मास m1 एंड दिस इज मास m2, सो दीज masses आर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रोटेटिंग masses। और कोई भी चीज जब किसी डिस्टेंस पे जाके रोटेट करती है किसी एक एक्सिस के अबाउट, देन टू टाइप ऑफ फोर्सेस जो है एक्ट करते हैं इसके ऊपर, एक सेंट्रीपिटल फोर्सेस इनवर्ड्स एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स। These forces are responsible for circular motion of this mass। ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये जो फोर्स इस पे लग रही है, जैसे आप इसको काटोगे यहाँ से, इट विल लूज आपका सर्कुलर मोशन एंड इट विल स्ट्रेट लीनियर मोशन में यहाँ से निकल जाएगा। ये कभी आपने देखा होगा, एक धागे में आपने कुछ बांधा, बॉल बांध के हम बचपन में ऐसे पकड़ के घुमाते थे, गोल 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 गोल। हम्म, ये एक बंदा है, जैसे यस इसने पकड़ के घुमा रहा है इसको ऐसे करके, स्पिनिंग। यहाँ पे देखिए, ये देखो, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करना। ओके, सो F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, this is the formula for your centrifugal force. Only the magnitude remains the same and the direction will reverse if we talk about the centrifugal and centripetal force. Okay, so you have F is equal to m, that is mass of this body जो आप rotate कर रहे हो, and v is your linear velocity divided by the r, the radius of
कर्वेचर जो उसका है जिसमें वो मूव कर रहा है, स्पिनिंग द लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो बॉल का कनेक्टेड है जहां से, एंड द पॉइंट जिसके अबाउट वो घूम रहा है, दैट इज योर आर, एंड यू नो v by r is omega, and then we put this value, that we will get f is equal to m omega square r. So if you have given a linear velocity, then you can also find out the centrifugal force, and if you have given the rotational velocity omega, then also you can find this force, centrifugal force. Getting my point? You might be familiar with this formula, as this is 9th class formula, और मैं सिर्फ आपको बता रहा था, that is omega is equal to v by r, okay, and the centrifugal force is this one, and centrifugal acceleration की बात करें, that is v square by r, okay. This is the common formula in physics from 11th class, so you can understand it. And ये वाला जो एग्जांपल है मैं दे रहा था आपको बच्चे, जो हम बचपन में करते थे, बॉल को ऐसे पकड़ के एंड देन वी स्पिन इट, and two type of forces acting, that is centrifugal inwards and the centrifugal outwards. So only the direction जो है ये बैलेंस कर रही है, एक्चुअली क्या है, दिस फोर्स इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, एंड जैसे ही आप यहां से इसको कट करेंगे, दिस बॉडी जो इसका इस टाइम पे डायरेक्शन होगी, it will break this circular path and move in this direction with the velocity ये वाली, okay. So this is all about your centrifugal force and the rotating masses, and we have discussed two terms, that is balancing of masses, rotating masses. Now we have discussed, और हमें मतलब समझ में आ गया है ना इसका बैलेंसिंग क्या होती है एंड रोटेटिंग मासेस क्या होती है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. एक बार बता दीजिए, देन वी विल मूव. Yes, sir. So question arises कि why need for balancing. हमने देखा बैलेंसिंग क्या है, रोटेटिंग मासेस क्या है. Now question arises, why there is a need for balancing these masses? Because these masses, if I take the example of the rod, अगर मैं एक rod का example लूं, this is your rod, you think this is the rod, okay, and if I put a mass of m1 on this at a distance r from the axis of rotation of the shaft, this is rotating at an omega speed, then definitely an outward pull will be there on this shaft at this cross section area. Is yes or no? There will be an outward pull because of the centrifugal force acting on this body because of the rotation. Yes or no? So this force will try to bulge this at this point A, okay, and this will deform the shape of this shaft, and this shaft will be like this if the acceleration, or you can say the velocity, increases, will be like this. And I यहाँ पे अगर मैं bearings hold करके रखता हूँ, these are the bearings in which your shaft is mounting, तो आप देखो इस तरह से ये बल्ज कर जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्सेस जो ये रोटेशन की वजह से कॉज हो रहा है. यस और नो? बताइए, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? यस, नितेश मिश्रा, अमन, आशुतोष, Yes, sir. चंचल, ये समझ में नहीं आ रहा क्या बच्चे? आ रहा है सर, आ रहा है तो ये बता क्यों नहीं रहे आप? मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से बल्ज हो रही है, आपको रिप्लाई नहीं देते. ये होगा कि नहीं होगा? हाँ बताइए, विल दिस ये वाला अगर रोटेशन होगा तो इस तरह की डिफॉर्म होगी नहीं होगी शाफ्ट? मुझे बस ये बताइए. यस आशुतोष, चंचल, यस बच्चे,
होगी सर। तो इससे क्या होगा, अब देखो ये इधर जब आएगा तो ये इधर की तरफ बल्ज होगी, जब ये इधर आएगा तो ये इधर की तरफ बल्ज हो जाएगी। यस और नो? जब ये रोटेटिंग मास इधर से घूम के इधर की दूसरी साइड में पहुंचेगा तो इधर बल्ज होगी, मीन्स ये कॉन्स्टेंटली इसको खींचता रहेगा अपनी तरफ। अब देखो पहले जो ये अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ ए, अब जो ए वाला था यहाँ पे क्या था, पहले एलोंगेशन था, मीन्स आपके जो फाइबर्स थे यहाँ पे, ये अगर मैं शाफ्ट के फाइबर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो फाइबर्स थे दे आर इन एलोंगेशन नाउ, इस टाइम पे एलोंगेशंस में थे, लेकिन जब ये यहाँ पहुंच रहा है दे आर इन कंप्रेशन हियर, यहाँ पे इन पे कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं। सो आप देखोगे देयर इज अ फैटिग यहाँ पे जनरेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ साइक्लिक लोडिंग, दैट इज टर्म फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। कि इस शाफ्ट पे क्या हो रहा है, इस बैलेंसिंग, ये इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज साइक्लिक लोडिंग इस पॉइंट पे, एंड साइक्लिक लोडिंग विल लीड टू द फेलियर ऑफ shaft because of the fatigue stress is developed here. Also there is a load or the stress is developing on the supports, bearing supports, so there is a chances of breaking of, ये supports break होने के chances हैं, आपके shaft होने के breaking के chances हैं। so how to eliminate these things? ठीक है, तो इस फोर्स जो अनबैलेंस फोर्स है बिकॉज ऑफ रोटेटिंग मास, इसको खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर कोई इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वलेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अगर दे दें, देन दिस बल्जिंग विल नॉट गोइंग टू हैपन। यस और नो? ऐसा ही होगा ना, जब ये वाले पॉइंट पे अगर इधर फोर्स लग रही है इस तरह, इस डायरेक्शन में, और ये इसको इस तरह से बल्ज कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एडिशनल यहाँ पे एक लोड और लगा देता हूँ इधर, जो इसके बराबर हो, जो इसके बराबर फोर्स करे, देन इट विल ब्रिंग इट टू दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको ऐसे बल्ज करेगा और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ से और यहाँ से, शाफ्ट बिल्कुल अपनी पैरेलल पोजीशन में रहेगी, तो न यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ना यहाँ पे साइक्लिक लोडिंग होगी, एंड द शाफ्ट विल रिमेन इन सेफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। क्लियर हुआ? देखो बच्चे, आई एम जस्ट डेवलपिंग योर पेस कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि हम किसको क्यों पढ़ रहे हैं, इट विल बी वेस्टेज ऑफ माई एनर्जी एंड योर टाइम ऑल्सो। पहले हम ये जाने कि हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, हमें ऐसा क्यों करना है। मेरा तो स्टाइल यही है, पहले मैं ये बताता हूँ ये हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ दिस। ठीक है, अब मैं इसके आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखाता हूँ, अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं। आई एम शोइंग योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के इस बैलेंसिंग की कहाँ पे हैं। आई एम शोइंग सम पिक्चर्स, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपने। देखो ये जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स ही है समझो, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देखो एक एडिशनल वेट लगाया हुआ है इधर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जस्ट टू बैलेंस द शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये वाला एडिशनल वेट लगा हुआ है ना, यहाँ देखो ये वाला, दिस इज योर एडिशनल वेट फॉर बैलेंसिंग दिस शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है ये आपकी बैलेंस्ड रहे, क्योंकि ये चीज जो है रोटेट कर रही है, दिस इज रोटेटिंग नाउ दिस, यहाँ से ये वाली ऐसे घूमेगी इधर, सिमिलरली ये वाला पॉइंट अंदर इधर जाएगा और ये वाला बाहर आएगा, तो ये शाफ्ट जो है ये बल्ज ना करे, डिफ्लेक्ट ना करे, डिफ्लेक्शन मिनिमम हो इसका, डिफ्लेक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 फॉर पुल करेगा, दिस इज द फोर्स जो आप इसको रोटेशनल मोमेंट प्रोवाइड कर रही है। बट बिकॉज ऑफ दिस जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, हमारे पास F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ये होता है ना फॉर्मूला, और F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यही होता है। सो यू कैन सी जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा दिस फोर्स विल इंक्रीज, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगा। अगर रेडियस आप बढ़ाते हैं देन डेफिनेटली जितना पॉइंट पे आपका मास है यहाँ पे है, अगर ये r है, अगर मैं ये वाला मास यहाँ लगा दूं एट r डैश, सो जो यहाँ फोर्स होगी यानी कि F डैश विल बी मोर देन F। ये बात समझते हैं?
Yes. तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस्ड मास की वजह से, ये बहुत बड़ा दर्द है किसी भी रोटेशनल बॉडी के लिए। इस दर्द को खत्म करना है। If we want to operate our mechanisms or operate our systems within the mechanical limits without any failure, we have to balance this unbalanced force because of this rotating mass. Otherwise the failure will definitely occur. तो इसको खत्म करने के लिए ही ये सारा झंझट किया जा रहा है। You can see this is the additional weight put on the wheel, और ये इसकी डायरेक्शन में देखो, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ताकि ये इसकी वजह से, ये जो खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है, इसकी वजह से जो अनबैलेंस फोर्स व्हील पे आए, इसकी वजह से कोई वाइब्रेशन इंड्यूस ना हो। This unbalanced forces not only induces the deflection or deviation, they also induces vibrations. You might have heard a 3-cylinder engine or a single cylinder engine have much more vibrations as compared to 4-cylinder engines. And also their positioning is important. If you place the cylinders in V shape, there's 2 cylinders here, 2 cylinders here, you have heard about of V cylinders, that is V6 engine configuration. Audi A6 comes with this. And another configuration, that is inline engines, where the cylinders are placed in a line. So which configuration is better suited for the application of that car depend upon how much speed they are running and what are their roles, कि कहाँ पे आप किस चीज को इंजन को लगा रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशंस पे। अगर आप सुपर कार्स की बात करें जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चलती हैं, वहां अगर आप सिलेंडर या 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर इंजन लगाएंगे, द वाइब्रेशंस विल बी सो मच दैट इंजन पॉप अप करके बाहर आ जाएगा। सो सिलेंडर्स विल कम आउट, द क्रैंक विल कम आउट, बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस द मैग्नीट्यूड विल रीच वेरी वेरी हाई। सो वहां पे हम V6 इंजन का यूज करते हैं, या V8 इंजन का यूज करते हैं, या W8 W16 इंजन का जो है यूज करते हैं, जैसे बुकाटी वेरॉन तो W16 कॉन्फ़िगरेशन है, और V12 if you talk about your Rolls Royce. Okay, so these are the different configurations just to minimize the unbalanced forces because of the rotating masses, क्योंकि हर जगह आपका रोटेशन है। wheel you're rotating, your shafts are rotating, your propeller shaft is rotating, your crank is rotating at a very high speed, your gears are rotating at a very high speed. So how you balance all these unbalanced forces? Okay, I think this is clear to you कि हमें unbalanced forces को कम करना, खत्म करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरत पड़ी है। Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब पढ़ते हैं, अब हम थ्योरी में जाते हैं। दिस इज प्रैक्टिकली जो हमने आपको दिखाया। नाउ वी विल मूव टू द थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस। सो as the introduction says, the high speed engine or the other machine in a common phenomenon nowadays, you can see this, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार आज बहुत तेज हो गई है, पहले इतनी तेज गाड़ियां कहाँ चलती थी। It is therefore very essential that all the rotating and reciprocating parts should be completely balanced as far as possible. If these parts are not properly balanced, the dynamic forces set up. These forces not only increase the load on the bearing and the stresses in the various members, but also produce unpleasant and even dangerous vibrations, जैसे मैंने बताया। So in this chapter we shall discuss the balancing of unbalanced force caused by the rotating masses in order to minimize the pressure on the main bearing when engine is running. Getting my point? So clear हुआ concept? कुछ समझ में आया? Yes. सो गए क्या बच्चे? No, sir. रिप्लाई नहीं कर रहे। यस, तुषार, शुभम, मोहित। जगह है सर। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir.
So following are the cases important from subject point of view. जो चीज मैंने बताया बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे. When we have already discussed the whatever certain mass are attached to a rotating shaft, it exert some centrifugal force whose effect is to tend to bend the shaft and produce vibrations in it. In order to prevent the effect of centrifugal force, another mass is attached to opposite side of the shaft in such a position so as to balance the effect of centrifugal force on the first mass. This is done in such a way the centrifugal force of both masses must be equal and opposite. तभी तो कैंसिल करेगा. The process of providing the second mass in order to counteract the effect of centrifugal force of the first mass is called the balancing of rotating masses. समझे बात को? So following cases are important from the subject point of view. The balancing of single rotating masses by a single mass rotating in the same plane. Okay, जब हम प्लेन की बात करते हैं मींस जिस एक्सिस से हम उसको रोटेट करा रहे थे मास को, दिस इज द एक्सिस. अगर ये एक शाफ्ट यहाँ पे लगा, एक मास इधर लगा हुआ है, तो इसी प्लेन में एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, एंड दीज आर रोटेटिंग. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है. देयर इज अ मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग है, आ गई है एंड आई हैव टू गो. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर एक क्वेश्चन है. हाँ पूछो पूछो. सर हम जैसे दो मास लगाते हैं एक शाफ्ट में, एक रोटेटिंग मास है एक बैलेंसिंग मास है. हाँ सर हाँ, जब हम दो मास लगाते हैं तो ज्यादा पावर लॉस नहीं होगा? बेटे, ये जो है ना मास हम क्यों लगा रहे हैं, ये हमारा कोई बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं. बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं ना. वो हमें एक मास तो चाहिए. मास मतलब वो मास हमने लगाया नहीं है, वो हमने अज्यूम किया है, दैट इज मास. वो हम अज्यूम कर रहे हैं कोई कंपोनेंट ऐसा होगा या उसका डिजाइन कंसीडरेशन ऐसा होगा. ठीक है, जैसे मैंने क्रैंक शाफ्ट का बताया, जो आपकी कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है जहां पर पिस्टन के साथ, वहां पे एक एडिशनल ऊपर बल्जिंग आती है. सो उस बल्जिंग को आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो उसको इवेलुएट करने के लिए कि इसकी वजह से जो अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको हमने कंसिडर किया कि एक यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास हम कंज्यूम कर लेते हैं. जैसे हम डायनेमिक मास एनालिसिस करते थे, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि हम कनेक्टिंग रॉड की मास को एक यूनिफॉर्म मास नहीं कर सकते कंसिडर, ना ही उसका जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है, ना मोशन यूनिफॉर्म है. तो हम क्या करते हैं, उसके इक्विवेलेंट एक डायनेमिक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं. सिमिलरली एक मास हमने एज्यूम किया, वो एक पोजीशन पे था आर पे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक हमने या तो हमने मैग्नीट्यूड उसके बराबर रख के उसी लोकेशन में प्लेस कर दिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या हमने उसका जो डिस्टेंस था वो बढ़ा दिया. जो भी फिजिबल हो वो हम कर सकते हैं. ओके ठीक है. ओके सर. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं. थैंक यू फॉर योर. थैंक यू सर. ये पढ़ के आना कल.